नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट से सिनेमा तक और पॉलिटिक्स से मीडिया तक, सेना में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन की फील्ड में, आप सोचिए ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसी कौन सी दुनिया है जहां पर कोई मुसलमान शख्स जो है वो एक ऊंचे ओहदे पर ना हो। हर लेवल पर, 4th ग्रेड के व्यक्ति से लेकर टॉप तक, हर स्तर पर, काम में, नौकरी में, बिजनेस में। क्या देश में मुसलमान नागरिक की कहीं कोई सहभागिता आपको दिखाई नहीं देती? अभी सोशल मीडिया पर पूरे देश से मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा को बधाइयां मिल रही हैं। वो देश की पहली महिला फाइटर बनी है, पिता मैकेनिक हैं, बड़ी गरीब परिवार से हैं। वो कैसे इस मुकाम तक पहुंची? जो देश में हो रहा है, सानिया मिर्जा उसकी एक तस्वीर है जीती जागती, और जो देश को दिखाया जा रहा है वो एक अलग तस्वीर है। और उसके पोस्टर बॉय कभी असदुद्दीन ओवैसी बन जाते हैं, कभी बदरुद्दीन अजमल बन जाते हैं। आज उस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी का, जो बिहार से आरजेडी के एक बहुत बड़े नेता हैं। एक उर्दू अखबार के कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि देश का माहौल खराब हो रहा है। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मेरा बेटा जो है वो हार्वर्ड में पढ़ता है, मेरी बेटी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, और मैंने उनसे कहा है कि विदेश में ही सेटल हो जाओ, वहीं नौकरी ढूंढ लो, भारत आने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत का माहौल खराब है। मैं तो यहां रह रहा हूं, तुम लोग शायद नहीं रह पाओगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है, इनकी प्रोफाइल आपको जानना जरूरी है। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। हाल ही में इन्हें अध्यक्ष बनाने की बातें चल रही थी पार्टी का, और साथ ही साथ 7 बार के विधायक हैं। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में लगभग हर बड़े ओहदे पर ये रह चुके हैं। देश ने उन्हें क्या नहीं दिया है, और इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब है, मैं अपने बच्चों से कहता हूं बाहर रहना। अब उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि देश का माहौल खराब है तो वो आखिर अपनी ही फील्ड में यानी राजनीति में इतना आगे कैसे बढ़ पाए? उनके बच्चे विदेश में पढ़ने कैसे गए? उनके इस बयान पर खूब राजनीति हो रही है, आलोचना भी हो रही है, और कई बार हम देखते हैं, वही इस बार भी हुआ कि कई बार उन्हें पाकिस्तान भेज दो, ये नारे भी शुरू हो गए। वो हमारे साथ खुद जुड़ने जा रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी। हम उनके इस डर की वजह उनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर किन शब्दों में अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कहते हैं कि ये देश, इस देश का माहौल खराब है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यहां रहें। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का ये बयान आपने सुना, और इस वक्त खुद वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी आपका बयान हम चला रहे थे, दर्शकों को दिखाया। आपने कहा कि देश का माहौल खराब हो गया है, मेरे बच्चे विदेश में रहें, वहीं नौकरी कर लें। ये कहा जा रहा है कि आप देश का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बड़ी मेहरबानी कि आपने चर्चा में तो लाया, समझा ना। और चर्चा के लिए ही हमने दुखी मन से, ये एक बहुत छोटी सी मीटिंग थी, और वो मीटिंग जो है विधान परिषद के सभापति के स्वागतार्थ था। तो हमने कहा कि देखिए, बहुत दुखी मन से मुझको ये कहना पड़ रहा है अपने बच्चों को कि भैया नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लो, नागरिकता भी अगर मिले तो ले लो। अब यहाँ का माहौल जो है कुछ लोगों के द्वारा सुनियोजित ढंग से घृणा का, द्वेष का और नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस भावना से त्रस्त हों। और हमारा मकसद यह भी था कि चूंकि मेरे जैसे छोटे आदमी की ये बात अगर जाए तो कम से कम बहस का तो मुद्दा बने। अब ठीक है, बहस इस पे कराना चाहिए।
सिद्दीकी साहब, आप इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, आप खुद को छोटा नेता बता रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चों से काहे बाहर हैं, तो जरा बताइए ऐसा क्या खराब हो गया देश के अंदर? क्या माहौल में ऐसी खराबी आ गई जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आ रहे हैं? नहीं देखिए जनाब, ऐसा है कि चूंकि आप एंकर हैं, आप हमारी जुबान से बुलवाना चाहते हैं, मगर आप खुद जानते हैं कि देश का माहौल क्या है। देश का माहौल अब ये है कि हमारी छोटी सी बात आज जो है बहस का मुद्दा बन गया। मगर शाहरुख खान को या कोई धमकी दे रहा है आदमी कि साहब जहां मिले तो इसे हम कत्ल कर दें, ये बहस का मुद्दा नहीं बना। अफसोस इस बात की है। लेकिन सिद्दीकी साहब, शाहरुख खान ने तो ये बयान नहीं दिया जो आपने दिया। वो तो देश में ही रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देश में मुसलमान के बच्चे न रहें, ये सलाह आप देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मतलब हमने दुखी मन से इस वजह से भी दिया कि हम चाहते हैं कि ये बहस छिड़े, और हम कहते हैं ना कि दुष्यंत का शेर था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद बस यही था कि इस पे बहस, सार्थक बहस होनी चाहिए। मगर हमने जो बहस छिड़ा, अगर आपको दुख लगा तो आप अपने में विचार के तहत हमारा उत्तर देते कि साहब ये गलत है, ये है, वो है। मगर जो लोग घृणा द्वेष फैलाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अरे भैया, ये देश हमारा ही नहीं है, हम सबों का है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। इस मुल्क पे हमको नाज है। हम बार बार अगर पुनर्जन्म होता हो तो हम तो ये कहेंगे कि साहब मेरा बार बार पुनर्जन्म भारत में ही हो, यहीं मरे गड़े। मगर जो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि दूसरी जगह जो है वो बहस का मुद्दा नहीं है, मगर हमने बोल दिया था बहस का मुद्दा बन गया। हम सक्सीड कर गए कि चलिए आप लोगों के लेवल पे जो है ये बातें नेशनल लेवल पे बहस में आई। मगर यह देश हम सबों का है। कोई अगर कहता है कि हमारे बाप का है, तुम्हारा नहीं है, तो हमारा कहना है कि नहीं, हमारा भी है और तुम्हारा भी है। यही बहस का मुद्दा है जी। लेकिन सिद्दीकी साहब, दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना, कि आप ये भी कहें कि पुनर्जन्म हो तो हम यहीं पर पैदा होना चाहेंगे, यहीं की मिट्टी में दफन होना चाहेंगे, और दूसरी सांस में ये भी कहें कि मेरे बच्चे लेकिन यहां पर नहीं रहेंगे। और साथ साथ में फिर कहना हूं, आप वो 20-25 करोड़ मुसलमान को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन है उनके पास तो चले जाएं भारत छोड़ के? नहीं, देखिए ऐसा है ना, मैंने जो कहा है उसको आप जरा सुनिए। मैंने उसमें भी कहा कि मैं विवश हूँ दुखी मन से ये कहने के लिए कि साहब अब मेरा बेटा नौकरी कर ले वहाँ या नागरिकता ले ले। अगर इसको देश की अस्मिता और देश की एकता और अखंडता से जोड़ा जा रहा है, तो अपने देश भारत में किस राज्य के सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में नागरिकता लिए हुए हैं, ये तो आपको मालूम होगा शर्मा जी। कनाडा में किस में राज्य के लोग लिए हुए हैं, इंग्लैंड में किस राज्य के लिए हुए हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हम तो अपने बेटा को सुझाव दिया, मानना और ना मानना ये तो उसका काम है। और उसने मुझको कहा भी कि आप कौन होते हैं मुझको कहने वाले कि मैं यहाँ रहूं या वहाँ रहूं। मैं बालिग हूँ, प्रोफेशनल हूँ, और हम अपने हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। मगर अब हम इस बहस का पटाक्षेप इसी से करके कि आप कौन होते हैं मुझको कहने वाले कि मैं यहाँ रहूं या वहाँ रहूं। मैं बालिग हूँ, प्रोफेशनल हूँ, और हम अपने हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। मगर अब हम इस बहस का पटाक्षेप इसी से करते हैं कि साहब दोहरा चरित्र नहीं रखा जाए, नंबर 1।
और भेदभाव नहीं किया जाए, समदृष्टि सबके साथ एक सी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हम सबों को मिल करके इस देश की एकता और अखंडता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही सिखाया हमें लोकनायक जयप्रकाश ने, यही सिखाया लोहिया के सिद्धांत ने, यही सिखाया हमें जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। और अब आप पार्लियामेंट में देखे होंगे पीलू मोदी जी ने, पीलू मोदी जैसे लोगों ने कितनी तीखी बातें की, मगर आज कोई तीखी बात बोल दे जी तो वो तो हो जाता है एंटी नेशनलिस्ट। नहीं सिद्दीकी साहब, अभी जैसा आपने कहा कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे और बाकी मुल्कों में जाते हैं, ठीक है जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका कनाडा में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, वो कहीं बेहतर जिंदगी की राह दिखती है इसलिए जाते हैं, कहीं अच्छी नौकरी मिल रही होती तो चले जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि ये देश रहने लायक नहीं रह गया है, जो आप कह रहे हैं। तो अंतर है दोनों बातों में। हाँ नहीं, अब बता रहे हैं कि सवाल तो खड़ा हुआ और अच्छा हुआ, ये बहस का मुद्दा नेशनल लेवल पे हो गया, समझा कि नहीं। मगर चाहे मैं हूँ या दूसरे आदमी हो, चाहे मेरी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अगर इससे कम से कम ये तो मैं शपथ ले कि साहब आप शपथ लेते हैं संविधान का, चुनाव लड़ते हैं तो संविधान का शपथ लेते हैं, जीतते हैं तब शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं तब शपथ लेते हैं जी। मगर आप जो शपथ लिया उसके अनुरूप आचरण करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी बहस का मुद्दा है। तो देखिए साहब, कोई आपसे कह रहा है जैसा आप पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान चले जाओ, कोई आपसे कहता है तो वो भी गलत है, तो लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर भी सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने आपको क्या नहीं दिया। आप 7 बार विधायक बने, आप कैबिनेट के मंत्री बने, आप बड़े नेता हैं, आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं जहां पर पढ़ना किसी बच्चे का ख्वाब होता है, माँ बाप चाहकर नहीं भेज पाते हैं, वहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या नहीं मिला इस मुल्क से, फिर आप ये कहें कि नहीं मेरी औलादें यहां नहीं रह सकती या उनको यहां नहीं रहना चाहिए, तो सवाल पूछेगी दुनिया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिस मुल्क में इतना बड़ा हुए, जिस मुल्क में हमारे दोस्त महिम घर घर हैं और जिसकी संस्कृति में हम रमे पले और बढ़े हैं, उस मुल्क का ऋण जो है हम 10 बार भी पैदा होके चुका नहीं सकते हैं। मगर यह बात हेलो जी जी बोलें। मगर ये बात जरूर है कि हम तो मान लीजिए हमारे जैसा आदमी तो पॉलिटिकल आदमी है, ये तो थेथर हो जाता है लोग, मगर जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, गाहे बगाहे सफ़र करते हैं, और कभी भी चाहे वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें अगर किसी भी तरह का डर की भावना का माहौल अगर किसी के द्वारा बनाया जा रहा है तो इसकी निंदा चौतरफा होनी चाहिए। हमारा इतना ही कहने का मकसद था, और अगर मेरी बात से कोई आदमी आहत हुआ हो तो हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। चलन सिद्दीकी साहब, सवाल तो काफी हैं, लेकिन आपने बार बार चूंकि ये कहा है कि इस मिट्टी में ही आप दोबारा पैदा होना चाहेंगे, यहीं दफन होना चाहेंगे और इस देश का कर्ज आप नहीं उतार सकते, तो ये भी आप जब साथ साथ कह रहे हैं तो आपकी पुरानी बात कि यहां पर क्यों माहौल बिगड़ने के बाद नहीं चाहते आपके बच्चे रहे, इस पर सवाल उठता रहेगा। लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ थे। चर्चा में अब आपको आगे लेकर चलते हैं। मुकाबला में प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम जी स्वागत है आपका। रतन शारदा जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रतन जी स्वागत है आपका। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। मुफ्ती साहब का स्वागत है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर जेडीयू के। राजीव रंजन जी आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि वो ये बताएं कि देश में ऐसा क्या बिगड़ गया, लेकिन उन्होंने बस ये कहा कि देश में घृणा का, द्वेष का, नफरत का माहौल है, इसीलिए हमने ऐसा कहा, और दोहरा चरित्र ना अपनाया जाए, भेदभाव ना किया जाए। तो खुल के कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक तो नहीं हो रहा देश में।
नहीं, पता नहीं उनको क्या कहना चाह रहे थे, मैं उनको लगातार सुन रहा था। उनके पास अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का ठोस तथ्य और तर्क नहीं रहा, लेकिन कहना है इसलिए कह दिया कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहस हो जाए। आप मुझे बताइए, इस देश में सबसे अच्छा माहौल तब था जब 10,000 सिखों का नरसंहार हो जाया करता था, जब जमशेदपुर, भागलपुर, मुंबई, कानपुर, मेरठ, मलियाना, गुजरात, सब जगह दंगे होते थे, सब बहुत अच्छा माहौल था। जब पूरे देश में बम फोड़े जाते थे कि मुंबई में 26/11 हो जाता था, मुंबई की ट्रेनों में बम फट जाता था, मुंबई में 12 जगह बम फट जाता था, संकट मोचन मंदिर में बम फट जाता था, अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हो जाता था, रामलला पर आतंकवादी हमला हो जाता था, रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी हमला होता, तब अच्छा माहौल था। दिल्ली हाईकोर्ट को जो है टारगेट कर दिया जाता था, संसद को टारगेट कर दिया जाता था, तब अच्छा माहौल था। और ये कौन लोग कर रहे थे? ये मोहब्बत के सौदागर थे जो बम फोड़ रहे थे। ये जो लक्ष्मणपुर बातें जैसा कांड कर रहे थे, ये मोहब्बत के सौदागर थे। आज ऐसा कोई कांड नहीं हो रहा है पूरे देश में, आप कहीं सुन नहीं रहे हैं इस तरह की। देखिए, उदाहरण के तौर पर उन्होंने केवल एक बात कही बार बार पूछने पर, उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया। उन्होंने कहा देखिए शाहरुख खान इतनी बड़ी हस्ती है, उसके पीछे लोग पड़ गए। देखिए अब इस पर भी सुन लीजिए आप। अब सर तन से जुदा के नारे लगकर अभी उमेश कोल्हे को अमरावती में मार दिया, तबलीगी जमात ने मार दिया। तबलीगी जमात के खिलाफ एक शब्द आज तक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है क्या? पीएफआई के खिलाफ आप अब्दुल बारी सिद्दीकी एक शब्द बोलते हैं क्या? क्या कारण है, क्यों नहीं बोलते हैं भाई? और आप जिस बिहार के विधायक रहे साहब 7 बार, जिस बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे आप, जिस बिहार से आपने 3 बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, उस बिहार में साहब या तो आपके वर्तमान नेता श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताश्री लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा, या आपके चाचा श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। तो इन दोनों ने क्या नफरत फैलाया है बिहार में? बिहार में रहने लायक नहीं रह गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बच्चे बिहार नहीं रह सकते हैं, इतना नफरत हो गई है बिहार में। ठीक है। और ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में हो गया है। ये प्रश्न पैदा होता है कि नहीं, और इसका उत्तर मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब भी हैं, आरजेडी के एमएलए हैं। शाहीन साहब, स्वागत है आपका। अभी सिद्दीकी साहब खुद थे हमारे साथ, उनसे बात हो रही थी, तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भाई मेरा मकसद था कि इस पर चर्चा हो, देश की मीडिया में भी ये बात आए, लोग इसके बारे में बात करें। लेकिन किस वजह से वो ये कह रहे हैं कि माहौल खराब हो गया है, कि वो अपने बच्चों तक को नहीं चाहते देश में रहें, इसकी कोई ठोस बात वो नहीं कह पाए, सिवाय इसके कि देश के अंदर जो है घृणा, द्वेष, नफरत फैल रही है। कैसे फैल रही है, कौन फैला रहा है, कौन जिम्मेदार है, इसकी वस्तुस्थिति क्या है, ये वो नहीं बता रहे। नहीं, इसमें बताना छुपाने की बात कहाँ है। सारा लोग जान रहा है कि पिछले 7-8 वर्षों से, जब से केंद्र में मोदी सरकार का आने का जो शुरुआत हुआ, तभी से जो होता है एक डिवाइड एंड रूल का जो एक होता है, शासन करने की नीति होती है, तो कहीं लोग अगड़ा पिछड़ा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मतलब ध्रुवीकरण करने के लिए, डिवाइड करने के का एक वातावरण बनाया गया और घृणा, द्वेष, नफरत की राजनीति की गई। आप देखते हैं कि एक इस देश में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की कहती है, वो पार्लियामेंट में उसका एक मेंबर नहीं है, जिसकी आबादी 17-18% है। अपने आप में पूरे देश के लिए संदेश है। 400 विधानसभा की सीट है, 25% आबादी है, वहां पर एक भी कैंडिडेट नहीं है। ये अपने आप में संदेश है। हर वक्त इस तरह का देश में चर्चा, वातावरण, संदेश, कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारा देश तो इतना सुंदर है, हजारों साल से, सदियों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ करने के लिए अपने आप को इस तरह के वातावरण बनाते हैं। जो सिद्दीकी साहब का कहना था कि हम लोग तो समझते हैं इन बातों को, हमारे नए जो बच्चे हैं वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा कि इतना गंदा हमारा मतलब आप भी सहमत हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात से, और खासकर पिछले 7-8 साल में ऐसा माहौल बन गया है जिसकी वजह से देश में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल है, और इतना कि अगर कोई अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सके, वहीं सेटल करा सके तो करा ले, अपने बच्चों को यहां ना रखे हिंदुस्तान में। नहीं, वो इस बयान का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं कि हमारे देश में से दूसरे देश की नागरिकता ले ली जाए। हमारे देश से सुंदर देश, हमारे देश से बढ़िया देश
और हिंदू समाज से बढ़िया धर्म के लोग शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। चंद लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया है और चंद लोगों की वजह से हम इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर हम वैसे तत्वों के खिलाफ मुखालफत करके आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर करके वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करेंगे और अमन चैन भाईचारे वाली सरकार बनाएंगे। लेकिन शाहीन साहब, लेकिन मैसेज तो चला गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी आपकी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनकी बात हुई, आज चर्चा हो रही है उनके बयान पर, तो जो संदेश जाना था वो तो चला गया ना उनके मार्फत। उन्होंने तो यही कहा कि नहीं भाई मेरे बच्चे आ नहीं रहे, मैं तो चाहता हूं। हाँ, देखिए जो चिंता उनकी है उसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोला उन्होंने कि दूसरे देश की नागरिकता ले लो, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। इससे बढ़िया जगह तो पूरी दुनिया में। मैं बाकी तीनों मेहमानों को चर्चा में ला रहा हूं। एक बार कासमी साहब से एक बार, क्योंकि आपने भी कहा कि 2014 के बाद से ऐसा माहौल बन गया और आपने कहा ध्रुवीकरण, डिवाइड एंड रूल, ध्रुवीकरण के जरिए ये सरकार बीजेपी कराना चाह रही है। तो 2014 के बाद ये माहौल बना है देश के अंदर कि यहां पर रहना मुश्किल हो गया, जैसा अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं या अख्तरुल इस्लाम साहब जैसा कह रहे हैं कि देश में माहौल तो बनाया जा रहा है, रहेंगे यहीं पर और लड़ेंगे इससे। कासमी साहब, देखिए मेरे भाई, जिस 2014 से अब तक का जिक्र हो रहा है, 2022 में हम लोग हैं, बिल्कुल लास्ट वीक है ये। 2014 से 2022 तक अभी तक कोई दंगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा फितना फसाद इस देश में नहीं हुआ जैसे कि। और मैं एक अजीब गरीब सोच रहा हूं बैठ करके कि जिस पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, वो पार्टी कांग्रेस की सहयोगी रही है ज़्यादातर वक्त में, और भागलपुर, मलियाना, मेरठ, हाशिमपुरा जैसे लाखों हजारों फसादात उस पार्टी ने दिए हैं। तब अब्दुल बारी साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, तब अब्दुल बारी साहब एमएलए हुआ करते थे, तब वो 7 बार एमएलए रह के सदन में इस तरह की बात क्यों नहीं कर सके कि देश में रहने का माहौल नहीं है। और दरअसल जो ये अब्दुल बारी साहब की जुबान पर ये बात आ रही है, अब ये बातें मुसलमान चाय की दुकानों पर, चौराहों पर करता है, अपनी बैठकों में करता है, इसलिए अब्दुल बारी साहब के मुंह पर भी आ गई और वो वायरल भी हो गई है, वो आवाम के सामने भी आ गई है। मैं समझता हूं ये देश के प्रति एक इतना बड़ा लीडर जो 7 बार, नहीं, अभी आपने जो कहा जरा उस पर मैं पूछना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि ये बातें होती हैं, मतलब देश का मुसलमान की चर्चा कर रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। जी, इसी तरह के लोग कर रहे हैं, इसी तरह की बैठक, जैसे अब्दुल बारी साहब या अभी एक एमएलए साहब, और तो ये इस तरह के लोग ही तो चर्चा करते हैं, फिर वही अवाम में आ जाती है। और जो भाई आपने ये देखिए, आपको देश ने कितना दिया कि आपने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लिया, आप उनको वहां सिटीजनशिप देने की बातें कर रहे हैं। आपको देश ने कितना दिया है और आप उस देश के शुक्रिया के लिए कभी एक लफ्ज नहीं बोले। आप उस देश के शुक्रिया के लिए आपने कोई वीडियो वायरल नहीं किया, आपने उस देश के शुक्रिया के लिए कभी कोई बहुत लिख करके बोल करके नहीं बताया पब्लिक को कि आपका शुक्रिया कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़े हैं, आपकी बदौलत मैं 7 बार एमएलए बना हूं, मैं मंत्री बना हूं, मैं सारी इज्जत पाया हूं। और ये तो वो लोग हैं जिनके आगे पीछे सुरक्षा घूम रही है। भाई बिहार में किसकी सरकार थी, लालू जी की या इनके चाचा नीतीश जी इधर उधर होते रहे? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो अपने आप को मान रहे हैं कि उन्होंने भी जंगल राज किया है बिहार में और क्राइम आज भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यही तो मान रहे हैं वो, और यही बात दुनिया के सामने आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में ऐसा कोई माहौल नहीं, मुसलमान सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहे वो भारतीय है और उसका दिल वतन में रहता है, वो राष्ट्रवादी है। अब्दुल बारी साहब को सरेआम हिंदुस्तान की पब्लिक से और खासतौर से मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। चलें ठीक, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक बार जरा जेडीयू से हमारे साथ राजीव जी हैं, उनकी चर्चा कर लें, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी है इस वक्त। और राजीव जी की पार्टी नीतीश कुमार साहब जो हैं, पिछले अपने कम से कम 2 दशकों की से ज्यादा की पॉलिटिक्स में ज्यादा अरसा वो बीजेपी के साथ रहे हैं, अभी वो जरूर आरजेडी कांग्रेस के साथ चले गए हैं। राजीव जी, तो जो बातें कही हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने, पहले तो सरकार में आपके साथ हैं, तो आप उनके बयान से सहमत हैं कि देश में ऐसा माहौल नहीं कि मुसलमान अपने बच्चों को यहां रखे? देखिए, मैं पहले तो आपके पूरे प्रश्न को 2 हिस्से में इसका जवाब देना चाहूँ। पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या है, ये तो आपने कुछ हिस्से उनके बताए। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन के गर्भ से उनका जन्म हुआ। सांप्रदायिकता के खिलाफ
वो लगातार लड़ते रहे हैं और बिहार की जनता ने बार बार उन्हें चुनकर भेजा है। और अपने किसी भी बयान से आज तक उन्होंने किसी को आश्चर्यचकित करने का काम नहीं किया, विवादों से बराबर दूर रहे। इसके पहले आर्काइव में आप जाएंगे, आपको कभी कोई उनका बयान नहीं। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि हिंदुस्तान के विभाजन के पहले सिंध की इंटरिम असेंबली में पाकिस्तान को बनाए जाने का प्रस्ताव हिंदू महासभा ने लाने का था। देश के 3 राज्यों में हिंदू महासभा ने उस समय की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई, चाहे वो फ्रंटियर वेस्ट हो, बंगाल हो या सिंध। जिन सावरकर को कि आज भारतीय जनता पार्टी कई बार उन्हें भारत रत्न देने की मांग करती है जी, उन्होंने असंख्य बार ब्रिटानिया हुकूमत से माफी मांगी। और राजीव जी, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप वही काम कर रहे हैं जो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं आप लोग, कि कुछ भी कहो ये नेहरू जी पर चले जाते हैं। सौरभ जी, नहीं, वही तो हो रहा है। डालिए नहीं तो अभी की बात कर ले ना, अभी की बात कर रहे हैं। जिसने 52 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में ध्वजारोहण नहीं होने दिया, जिस विचारधारा की वजह से सावरकर के बारे में जो भी बातें कही जाए, सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत के एक एजेंट के तौर पर काम किया जी। बाजाबता उन्होंने आईएनए के भर्ती कैंप्स के समानांतर उन्होंने भर्ती कैंप्स लगाए ब्रिटानिया हुकूमत। मैं फिर कह रहा था राजीव जी, इतनी पीछे जाएंगे तो सवाल आप पर भी आएंगे। इस विचारधारा के व्यक्ति सावरकर को अपना हीरो मानने वाली बीजेपी और आरएसएस के साथ आप केंद्र में भी सरकार में रहे और 1.5 दशक रहे बिहार के अंदर ना। सरकार रहने के बाद भी क्या हम लोगों की राय उनके, इसका क्या मतलब है? आप सरकार में उनके साथ हैं, आप कह रहे हैं हमारी राय का कोई मतलब नहीं। गवर्नेंस क्या था सौरभ शर्मा जी? नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस क्या था? असहमति के बिंदुओं पर हम कायम रहे। कमाल बात है राजीव जी, कमाल बात है। देखिए, मैंने तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के क्रेडेंशियल्स पर सवाल खड़े नहीं किए थे। मैंने तो कभी नहीं, एक बार भी ये नहीं कहा कि वो जो बात कह रहे हैं जैसे किसी ने कह दिया पाकिस्तान चले जाओ। उनकी बात पर एक स्पष्ट बहस हो रही है। आपने तो बाजाबता लिखा डर के नए कारोबारी। नहीं तो डर ये दिखा रहे हैं, काश्मीर साहब बोल तो रहे हैं कि डर दिखा रहे हैं। नहीं, आपने एक ऐसे राजनेता के बारे में जो असंसदीय वाक्य लिखे, इसके लिए पूरे चैनल को शर्मिंदगी होनी चाहिए। नहीं, क्यों शर्मिंदगी होगी? क्या लिखा है बताइए जरा मुझे एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो वाक्य चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आप मुझे बताइएगा किसको शर्मिंदा होना चाहिए। 20 साल आप सरकार में रहेंगे और उनको आज जो पानी पी के गाली दे रहे हैं, 20 साल में आपको याद नहीं आया कि इनकी विचारधारा क्या है, सावरकर क्या है? ये 20 साल में आपको नहीं समझ में आया, ये पिछले 1.5 वर्ष में समझ में आया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बिहार के एक सीनियर पॉलिटिशियन, उनके बयान पर आज बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और हिंदुस्तान में आज एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि मैंने उनसे कहा है वहीं नौकरी लो, वहीं बस जाओ, वहीं की नागरिकता ले लो। और उसके बाद हमने भी उनसे बात की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसका शुक्र करता हूं और मुझे आगे जिंदगी मिलेगी दोबारा तब मैं यहीं पैदा होना चाहता हूं। लेकिन ये सच है कि माहौल तो बन गया इस देश के अंदर। मुसलमान शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि देश में एक डर का और भेदभाव का माहौल पैदा हुआ है। राजीव जी से ब्रेक से पहले बात, राजीव जी मैं आता हूं दोबारा आपके पास, उस बात को कंटिन्यू करेंगे। रतन जी चर्चा में नहीं आए अब तक, एक बार आपकी बात पर, शाहीन साहब की बात पर क्या कहना चाहते हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर शादा जी। सौरभ जी धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, मैं ये सारे प्रश्नों को हिंदू मुस्लिम प्रश्न में कन्वर्ट करके हम इसको वास्तविक जो बात उन्होंने कही उससे हम बाहर, कई लोग बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राजीव रंजन जी तो कहाँ पहुंच गए। बात मैं जरा मुद्दे पे आना चाहूंगा। बिहार के अंदर 50% परिवार माइग्रेट करते हैं भारत के बिहार से बाहर या भारत के बाहर 50%। सीजनल माइग्रेशन 90% बिहारी करते हैं सारी देश में। उसमें से 2/3 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इनके बच्चे भी बाहर जाएं। ये माहौल किसने बनाया? ये माहौल कैसी शिक्षा पद्धति है कि वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रहा, 7 बार एमएलए रहा और कई स्थितियों पे रहा व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। अगर बिहार के अंदर एक भी हायर एजुकेशन का सिस्टम नहीं बन पाया या उनके बच्चे भारत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो कैसी शिक्षा पद्धति बिहार ने दी? 40 साल तक लालू जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर राज किया वहां पर। उसके अंदर कुछ साल बीजेपी भी साथ में थी, जो भी था। लेकिन अगर बिहार की समस्या जो है वह सारे देश की समस्या हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
एक मंत्री, समाजवादी मंत्री, अपने बच्चों को 3 साल एक बच्चे को, 3 साल दूसरे बच्चे को, कम से कम बाहर पढ़ाता है। 1 साल का खर्चा लगभग 1 करोड़, 6 करोड़ रुपए अपने बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च कर सकता है। इतनी तो शक्ति उसके पास है। तो ये पैसे का हिसाब क्या है? जिस देश के अंदर है IAS ऑफिसर अपने बच्चों को बाहर भेजता है, उसके पास फाइनेंस कहाँ से आता है? तो ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है कि जो समाजवादी राजनीति करता है, जो नौकरशाह है, उनके बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं। किसके बच्चे वापस आते हैं? जिसकी फैमिली की गद्दी खाली होती है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, तब तक वो बच्चा वापस नहीं आता जब तक पिता की राजनीतिक गद्दी खाली नहीं होती। जी। मतलब भारत ये देश राज्य करने के लिए बन गया आपका। और विक्टिम कार्ड खेलने की बात जो है तो बिल्कुल ही गलत है। 2014 के पहले भारत में कोई दंगे हुए नहीं, स्वर्ग का राज्य था, यहाँ सब शांति से रहते थे, भाईचारा था, राम राज्य था। राम राज्य गलत शब्द हो गया, अच्छा राज्य था। तो ये सारे जो प्रश्न है, जो बाहर जा रहे हैं उनकी गिनती आपने की, कितने लोग बाहर जा रहे हैं पिछले कई सालों से, पहले काल से, जब से आसान हुआ है, भारत के बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में बाहर का सिटीजनशिप ले रहे हैं। वो डर के माहौल से नहीं जा रहे, यहाँ अवसर नहीं मिलते इसलिए जा रहे हैं। तो यहाँ तो आपने अवसर नहीं मिलते। बिहार में एक भी एम्स नहीं बना था। नहीं, बड़ा बिहार में क्लियर एक है भी इसमें डॉक्टर शारदा कॉलेज साहब, नहीं बना आपने था। एक पहलू रखा तो है, उसमें जाने लेकिन वाले लोग लेकिन बाहर के अब्दुल बारी सभी हैं। सिद्दीकी ने जो डर का कहा माहौल जो वो है, बड़ी एक लिमिटेड डर बात का वो माहौल कह रहे हैं, तो- वो उन्होंने बड़ी लिमिटेड बात कही है। इन्होंने नहीं कहा। मैं हिंदू मुस्लिम से अवॉइड करना चाहता हूँ कि डर का माहौल कहने वाले हमारे जी। सारे सेक्युलर लोग हैं, जिन्होंने हिंदूवादी लोगों को सेपरेट टेररिस्ट बनाया बिना कारण, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल के अंतर्गत हिंदुओं का पहला आरोपी ठहराया, वो आज यहाँ बैठ के कहते हैं कि हमें डर लग रहा है। यानी आपने शाहीन बाग कर डाला, आपने सीए के अंदर आंदोलन खड़े कर दिए, किसान आंदोलन के नाम पर आपने सारे देश में आग लगा दी, जी। आपने अग्निपथ पथ के नाम पर सारे बिहार में आग लगा दी। वो आज कह रहे हैं डर का माहौल है। अच्छा जिनको ठीक, मैं कानून जवाब लेता हूं। मानना एक बार जरा शाहीन साहब के पास जाना मुझे चाहता हूं, इस क्योंकि बात की चिंता है कि कैसे 40 साल 50 साल जी। राज करने के बाद उंगली दूसरे को उठा रहे हैं। ठीक है रतन जी, एक बार जरा शाहीन साहब, अभी मुफ्ती साहब ने भी बोला, अभी रतन जी, मुफ्ती साहब ने तो कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को माफी मांगनी चाहिए, खासकर देश के मुसलमानों से, कि उन्हें बरगला रहे हैं उन ऐसी ऐसी बात करके। और कौन डरा है, क्यों डरा है, भी रतन शारदा जी बता रहे हैं। नहीं, देखिए, जो बात उन्होंने लिमिटेड बात कही, सही कहा आपने। और हमारे देश के लाखों हिंदू विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, और लाखों मुस्लिम भी लिए होंगे जो अमेरिका में जाके रह गए, लंदन में रह गए, फ्रांस में रह गए, कहीं भी रह गए। तो इनका बोलने का औचित्य था कि मेरा बेटा बाहर रहता है, बाहर पढ़ता है, वहां पर का लाइफ स्टाइल वगैरह नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने। यहाँ पर जो माहौल मैंने बना हुआ है, कैटेगोरिकली ये सवाल किया उनसे, ये आता है, ये नहीं बोला यहाँ उन्होंने। पर जो नहीं नहीं सर, उन्होंने, उनके शब्द बड़े साफ थे। उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा देश के अंदर भेदभाव है, डर की भावना का माहौल है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों से कहा तुम बाहर रहो, इसीलिए नहीं कि वहां बेहतर जिंदगी है। हाँ जी, हाँ, तो ये बात तो मैं भी कह रहा हूं कि यहां पर वातावरण किसी से छुपा हुआ है। पहली बार ने भारत के देश की आजादी में 70 साल में आप 5 साल का टीवी डिबेट देखिए और 65 साल का देखिए, क्या चर्चाएं होती है, क्या बातें होती है, किसी से छुपा हुआ है। ये गंदी बात है, देश को कमजोर करने वाली बात है कि आप देश में बांटने वाली बात पूरे चौक चौराहे पर टीवी मीडिया में चलाया जा रहा हो, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान किया जाता हो। देश को कमजोर कर, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए देश को कमजोर करने की बात है कि हम देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने, नफरत, घृणा, आपस में भाई भाई में वो घृणा फैलाने। किसी देश में दुनिया के इस तरह का वातावरण नहीं बना होगा जो हमारे देश में पिछले 5-7 वर्षों में। मैंने उदाहरण दिया, पार्लियामेंट में एक बड़ी आबादी का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे पूरा देश देखिए, 20% आबादी वाले का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? बोलने की बात है, पूरी दुनिया देख रही है। प्रेम शुक्ला जी, बोलने से क्या होता है? ठीक है, जवाब ले रहे हैं आपकी बात। देख रही है 5-7 साल में, 5-7 वर्षों में ये माहौल बना, बार बार वो इस बात को कह रही है। एक सेकंड जवाब ले लूं आपकी बात का। किसी से छुपा हुआ नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, ऐसा है, इस देश में टीवी की डिबेट देखने से बिहार में बैठे मुसलमान डर गए, जहां पर सतत जो है नीतीश कुमार जी, लालू जी का शासनकाल है। बम फट जाता था ट्रेन में, इससे बिल्कुल डर का माहौल नहीं था, मोहब्बत थी भाई। तकबीर अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ दे रहे थे, 11 जगहों पे मुंबई शहर में फोड़ दे रहे थे, मंदिरों में फोड़ दे रहे थे, मंदिरों को टारगेट कर दे रहे थे, खुलेआम देश मस्जिदों को टारगेट कर दे रहे थे।
देश के कर रहे हैं तेरा राष्ट्रीय टारगेट चैनल पे किस भाषा का उपयोग हो रहा है? पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखिए होता चिल्ला होगा। रहे हैं, चिल्ला रही है, मैं सब पूरी है कि दुनिया में नहीं? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी जो आप बोल रहे हैं इसी माहौल का वो जिक्र करना चाह रहे हैं। शाब्दिक यही है की बांटने आप वाला कुछ माहौल, काम डराने कराइए। वाला माहौल। प्रेम शुक्ला नहीं, जी, आपने आपकी भाषा पर ही बोल रहे हैं। बोलने की एक हमने सेकंड। किसी धर्म किसी अच्छा, आप जवाब शाहीन साहब जवाब एक सेकंड। फटने से जो है आप समझिए, अल्लाह अकबर कह यही के, कारण है, अल्लाह यही अकबर कारण कह के है। कोई बम फोड़ दे ऐसे लोगों ने ऐसा वातावरण बना और दिया है। हजारों हजार लोगों की हत्या कर दे, सैकड़ों की हत्या कर दे, सैकड़ों लोगों की तकबीर अल्लाह अकबर कह के हत्या कर दी जाए और उस हत्या को से कोई डरेगा नहीं। हो सकता है इनका साहस बढ़ गया हो उससे साहब कि ये तो मार दे रहे हैं, ठीक है, गाजर गाजर मूली है। ये हुआ ही कि नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बम फट जाना, एयर इंडिया बिल्डिंग में बम फट जाना, सेंचुरी बाजार में बम फट जाना, मुंबई के ट्रेनों में बम फट जाना, होटल ताज में गोलियां चल जाना। और आतंकवादी कौन थे वो? जो है कौन थे साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी? का बोल रहा है जिसने 10 नहीं जगह बम बताइए ब्लास्ट ना, किया था। कौन थे वो जो सांसद है, कौन थे? ये क्यों चिल्ला रहा है ये वो मूर्ख? साध्वी प्रज्ञा शांत करो, याद एक एक होगा। करके प्रेम शुक्ला जी, आराम से, आराम शांत से। करो प्रज्ञा इसको। शायद है। आराम से। उसी पे बम मैं इनके ब्लास्ट पीछे का बोल रहा हूँ ईमान, अच्छा अख्तरुल साहब एक मिनट। मैं इनके बीच बोल रहा था क्या? और नहीं, मैं क्या लेकिन देखिए आपको आप बोल भी रहा हूं, आइए मुद्दे पर। बताइए। प्रेम शुक्ला सौरव जी, साहब, मैं देश जो कुछ कह रहा हूं। देश में जो आतंकी वारदातें जी, हुई, सौरव दहशतगर्दी की जी। कार्रवाइयां करी, किसने करी? आतंकवादियों ने करी। वो वो एक चीज किसके है। नाम पे हुई? किसके जरा- नाम पे हुई? ये कह रहे हैं कि नहीं, किसके पिछले नाम पे 7-8 हुई थी? वर्षों में अंदर स्पेसिफिकली मुसलमान को मैं लेकर के पूछ देश रहा हूं, में ये एक किसके- माहौल बनाया गया भेदभाव का। नहीं भाई, भेदभाव पर ही बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद मदनी जो है वो आतंकवाद करता है, लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में जो है बम कांड करता है, और केरल की विधानसभा में ये सारे तथाकथित सेकुलर दल मिलकर उसकी सजा माफ करवा देते हैं। ये क्या था? नफरत था कि प्यार था? अफजल गुरु संसद पे हमला करता है, उसके समर्थन में पी चिदंबरम खड़े हो जाते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में जो उसको फांसी दिए जाने पर आगजनी हो जाती है, अमरनाथ की यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। ये नफरत था कि प्यार था? मैं पूछना चाहता हूं क्या था भाई साहब? ये प्यार था? आज ये कहीं नहीं हो रहा है। आज कोई अजमेर शरीफ में बम फोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज कोई जामा मस्जिद खतरे में नहीं है, ना ही राम मंदिर खतरे में है, चलें ठीक, एक मिनट, ना एक ही एक एक जवाब दे रहे हैं, फिर बाकी खतरे में मेहमान। है, ठीक, अख्तरुल जी ना जवाब ही दीजिए। संकट मोचन मंदिर खतरे में। ये इसमें नफरत हो गई। ये ठीक, प्यार अब है मैंने कि आपकी नफरत? बात का जवाब बताइए। मैं ले रहा हूं, एक मिनट। प्रेम जी। देश देखिए 70 साल के बाद देश सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो, देश की बम तरफ नहीं हमको फट रहा गलत है। निगाह से देख रहा है। चाइना अलग उनको बहुत हमारे पीड़ा हो रही क्षेत्र में कि हिंदू अतिक्रमण मर नहीं करते रहे जा हैं। रहा है। क्या बोलेंगे ये उनको लोग? गाजर देश की मूली की तरह मार नहीं अर्थव्यवस्था रहे हैं। खराब हो गई, रुपए का मूल्य खत्म हाँ हो जी। गया, हमारे बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है इस चंद जैसे दल्ले लोगों की वजह से। अरे सर, ये चंद भाषा ऐसे नहीं चलेगी। जो अनाप क्या बात शनाप कर रहे हैं बोल सर आप? करके देश को अख्तरुल divert साहब, ये करने भाषा का बिल्कुल काम गलत है, प्लीज। और आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसी भाषा कैसे कह सकते हैं आप? कैसे बोल सकते हैं ऐसा शब्द आप? बता रहे हैं 21 टोले मोहल्लम पैदा नहीं, हुए हैं, ये शब्द कैसे बता रहे इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं 21 अख्तरुल जी? टोले मोहल्लम पैदा हुए हैं, आप विधायक हैं। वहां की भाषा का प्रयोग करें। विधायक होते हुए ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस टोले मोहल्लम पैदा हुए हैं, इनके नहीं, प्रेम शुक्ला जी, माता-पिता एक ने मिनट जो प्लीज। संस्कार दिया यहां से है, इस बात को वो आगे उसके बढ़ाने अलावा की नहीं, कौन ये सी खत्म भाषा करने की बोलेंगे जरूरत वो? है। मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे अख्तरुल जी। आप वापस ले सकते हैं अपना शब्द। बैठे हैं, जब कहाँ तक बैठे हैं, समाप्त किससे होता बात तो हो रही गालियां है? शुरू होती है। अभी तो आपको गोदी मीडिया नहीं कहा है ना। नहीं, आप ये वर्ड वापस ले लें, मेरा आपको सुझाव है। ये गलत टिप्पणी आप भी जानते हैं। मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं कि सामने कौन है। नहीं, किसकी कोई भी पार्टी हो, है, आपने तो अच्छा, आप नहीं जानते और आपने ऐसे ही और कह दिया ये गालियां शब्द बक रहे किसी के लिए। हाँ, मैं उसको गालियां रिपीट करके बकेंगे उस आप। शब्द को दोहराना नहीं आपका ये चाहता। संस्कार है गालियां अरे बकना। हम सुन रहे हैं कोई एक व्यक्ति पार्टी ने कोई एक गालियां व्यक्ति देना किस सिखाया है। अरब की भाषा बोल रहा है, किस भाषा बोल रहा है, उसके प्रति किस भाषा की बात कर रहा है? कौन सी गलत भाषा बताइए, बोली? किसी जाति सूचक शब्द में बात किया जाता मैंने है तो एक दल्ला नहीं चैनल पे बोला। बैठ करके। इस तरह का दल्ला तो नहीं बोला अरे, मैंने आपकी वो तरह तो तो मतलब आपको कोई खेद नहीं है आपने जो शब्द कहा उसका। चलिए ठीक है अख्तरुल जी, ठीक नहीं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इस किस्म का, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कतई इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और खासकर आपको जब करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं। नहीं प्लीज सर, मैंने आपकी बात पर मैं आगे जो बातें आपने तर्कपूर्ण उठाई उन पर चर्चा हो सकती है, इस भाषा में लेकिन नहीं हो सकती। आपने कहा देश में 70 साल आजादी के बाद, 75 साल के बाद देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वजाहत काज़मी से इस पर रिएक्शन लेना चाहते हैं। काज़मी सुन साहब, तो लीजिए,
नहीं अख्तरुल साहब, ये ऐसे सुन लीजिए ना, एक नहीं, सेकंड, आप अपना वर्ड एक वापस सेकंड। ले लेते, मैं आपसे बात करता। सुन तो ये कोई बात लीजिए। नहीं, ये कोई बात नहीं हाँ, सर। सुन तो लीजिए, बोलने दीजिएगा सब तो आप नहीं दे रहे नहीं, मैं तो आपको सुन रहा था, मेरे मैंने तो भाई, आपको तब सुन रोका जब लीजिए, आपने ये सुन वर्ड लीजिए। बोला। वाणी से अरे भाई अब सुन लीजिए, अब आप चुप हो जाइए। सुन लीजिए अख्तरुल जी, आप हाँ कासमी साहब बोलो। अरे भाई अब सुन लीजिए, मैं अब सुन लीजिए ना, अब चुप हो जाइए आप। हाँ देखिए मेरे भाई, ये इनकी भाषा आप देख लीजिएगा। अब्दुल बारी साहब हो या ये एमएलए साहब हो जो बैठे हैं, प्रतिनिधि ये करते हैं, बने हुए हैं जनता के। अब मुझे पता नहीं ये किस पार्टी से आते हैं। एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान, तहजीब याफ्ता मुसलमान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने ही किसी भाई के लिए, अपने ही किसी देश के नागरिक के लिए, अपने ही देश की किसी अच्छी पार्टी के, भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो उसके प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं। और फिर मैं आपको एक चीज में यही दिखाना चाहता हूं, चैनल पर देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं कि ये डरे हुए लोगों का हाल है जो ये दल्ला बता रहे हैं। ये डरे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने 50,000 फसाद इस मुल्क में कराया। इनको डर नहीं लगा, लोग कटते गए गाजर मूली की तरह, इनको डर नहीं लगा। आज भी ये कांग्रेस के सहयोगी हैं। 2014 से 2022 तक कोई फसाद नहीं हुआ, इनकी राजनीति नहीं चमकी, इनको देश विदेश से चंदा नहीं मिला और मुसलमानों ने अपना लीडर उन लोगों को चुन लिया है। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि यूपी से कोई प्रतिनिधि मुसलमान नहीं, सहारनपुर के लोकसभा के एमपी मुसलमान, अमरोहा के लोकसभा के एमपी मुसलमान, और अभी जम्मू कश्मीर से माननीय महामहिम राष्ट्रीयपति महोदया ने गुलाम अली खटाना साहब को, वो जी। मुसलमान है। क्या आप अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं? और बाकी जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो सब मुसलमान नहीं है। और डरे हुए लोगों की ये भाषा होती क्या है। बोल रहे हैं? आप हम अपने देश बच्चों के को सबसे बाहर बड़ी शिफ्ट कर पार्टी की बात कर रहे जाएंगे हैं। और डरे हुए लोग हैं आप जो किसी को दल्ला बता रहे हैं। और इतने नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके, इतने बड़े चैनल पर आपको देश के करोड़ों लोग, आप मुसलमान हैं, चलें, ठीक आपने सर। ये सलीका सीखा है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको चुन के भेजा है? किस तरह ये गुंडागर्दी और बदमाशी वाली भाषा आप बोल रहे नहीं, हैं? मैं तो सिर्फ केवल इतना कह माफी सकता मांगो आप हूं कि तत्कालीन से, एक जो भी है मेरे भाई। पब्लिक लाइफ जीने वाले व्यक्ति का, जिसको लोग अपना लीडर मानते हो, नेता मानते हो, उसको वोट देकर चुन करके भेजते भी हो, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है कि वो क्या संदेश दे रहा है आखिर आवाम को, क्या संदेश दे रहा है आखिर उन लोगों को जो उसकी बात सुन रहे हैं। और अब्दुल बारी बिल्कुल, सिद्दीकी बिल्कुल। साहब को भी इस पर विचार करना चाहिए, अख्तरुल साहब को भी। बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोगों का वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया मुकाबला में आपके जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।